सो ऐसी सारी चीजें एग्जेम्प्ट है, ठीक है। जो कंप्लीटेड बिल्डिंग है, कंप्लीटेड बिल्डिंग मतलब समझ गए आप लोग, जिसमें कंसिडरेशन आपको सीसी के बाद मिलता है, ओके। सो सच बिल्डिंग्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, क्लियर है क्या? ओके। नेक्स्ट, एक्शनेबल क्लेम्स एक्सेप्ट लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग। हमने एक चीज सीखी थी, एक्शनेबल क्लेम्स गुड्स के डेफिनेशन के अंदर आते हैं, ठीक है। गुड्स इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम्स, हाउएवर ओनली दिस थ्री एक्टिविटीज वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है। एक्शनेबल क्लेम्स जो होते हैं वो गुड्स तो है, पर सारे के सारे सप्लाई नहीं है, सिर्फ ये तीन एक्टिविटीज ही सप्लाई के एमिट में आएंगी, ओके। नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम अ प्लेस इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर प्लेस इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी विदाउट गुड्स एंटरिंग इनटू इंडिया। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर मैं दुबई से कनाडा गुड्स बेचता हूँ, ठीक है, मैं इंडिया में लोकेटेड हूँ, मैंने कहा दुबई वाले को कि भाई आप कनाडा में गुड्स भेज दो, ठीक है। तो यहाँ पर जो दुबई से गुड्स कनाडा जा रहे हैं, ये इंडिया में टैक्सेबल नहीं है, क्लियर? वाई? बिकॉज दिस इज मेंशन्ड इन शेड्यूल 3। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए, सर अगर मुझे कमीशन मिलता है इस ट्रांजेक्शन पर, ठीक है, क्या वो कमीशन टैक्सेबल होगा? आंसर इज नो, दिस कमीशन इज नॉट टैक्सेबल। ये कहाँ लिखा हुआ है? एग्जेम्पशन में लिखा हुआ है, नोटिफिकेशन नंबर 9/2017 सेंट्रल सॉरी इंटीग्रेटेड टैक्स रेट, यहाँ पर लिखा हुआ है, ओके। नेक्स्ट, क्लॉज 8, सप्लाई ऑफ वेयरहाउस गुड्स टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस ऑफ होम कंजम्पशन, ठीक है। अगर होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करने से पहले आपने अगर वेयरहाउस में गुड्स को सेल कर दिया, so that transaction would not be leviable to GST. However, when that person will clear goods from warehouse, उस टाइम पर उसको IGST कस्टम्स का पे करना पड़ेगा, एंड जब भी वो बेचेगा तब नॉर्मल जीएसटी का प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएगा, क्लियर है? हाई सी सेल्स, अगर गुड्स इंडिया में 200 नॉटिकल माइल्स आने से पहले अगर गुड्स बेच दिया जाता है बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ टाइटल, ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इन दैट केस जीएसटी वुड नॉट बी लेविड। अब यहाँ पर आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, यहाँ पर जीएसटी कौन पे करेगा? आंसर इज द लास्ट बायर। लास्ट बायर जो क्लियरेंस करवाएगा उसको जीएसटी पे करना है, ओके। अब लास्ट बायर कौन से वैल्यू पर करेगा? द वैल्यू विच इज इंक्रीज्ड, मतलब समझो मैंने किसी और को बेचा, किसी और ने किसी और को बेचा, जो लास्ट ट्रांजेक्शन वैल्यू है, ओके, उसके ऊपर पे करना है लास्ट बायर को आईजीएसटी अंडर कस्टम्स एट द टाइम ऑफ क्लियरेंस ऑफ सच गुड्स, क्लियर? नेक्स्ट, सर्विस बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस अगेंस्ट कंसिडरेशन इन फॉर्म ऑफ लाइसेंस फी और एप्लीकेशन फी बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड। अगर गवर्नमेंट आपको अल्कोहलिक लिकर का लाइसेंस दे रही है एंड इट इज टेकिंग सम अमाउंट, सो दैट अमाउंट इज नॉट अ सप्लाई, दैट अमाउंट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, उसके ऊपर कोई जीएसटी आपको आरसीएम में पे नहीं करना है, क्लियर है क्या? सो हियर वी हैव कंप्लीटेड विद सेक्शन 7। सेक्शन 7 अपना यहाँ पर खत्म होता है। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड सेक्शन 8, ठीक है। सेक्शन 8 सीखेंगे। व्हाट इज कंटेंट इन सेक्शन 8? सेक्शन 8 में क्या लिखा हुआ है? नाउ देर आर मेनी केसेस जहां पर आप गुड्स के साथ साथ और कुछ चीजें भी देते हो, ठीक है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ गुड्स, एक ही गुड्स दोगे तो यहाँ पर कुछ ज्यादा डिफिकल्टी अराइज नहीं होगा, बट डिफिकल्टी अराइज तब होता है जब आप दो चार गुड्स अलग अलग देते हैं एंड देर इज अ कंफ्यूजन कि क्या टैक्स का रेट लगाना चाहिए, ठीक है, क्या अलग सब गुड्स का अलग अलग लगना चाहिए कि एक ही लगा दो सबके ऊपर, क्या होना चाहिए? So this issue has been addressed in Section 8 of CGST Act, Composite Supply, Mixed Supply. Let me take one example and make you clear with this concept. The example can be of airline industry. Okay, airline industry में होता क्या है? आपको ट्रैवलिंग सर्विस तो मिल रही है, ठीक है, साथ ही साथ आपको एंटरटेनमेंट सर्विस मतलब म्यूजिक वगैरह सुनने मिला, बुक्स अगर देते होंगे तो मैगजीन्स मिलती होगी, खाना पीना मिलता है, ओके। तो ये सारे सर्विसेज मिलती है। Now here we can say that traveling was my principal supply. This three bunch of service is a ancillary supply. These three are ancillary supplies. Okay. तो यहाँ पर this is called as natural bundle. Natural bundle means जो
नॉर्मली इंडस्ट्री में प्रैक्टिस फॉलो की जाती है, ठीक है। इट इज अ नॉर्मल नेचुरल बंडल। क्लियर है? अब इसका और कुछ एग्जांपल ले तो ट्रांसपोर्टर प्रोवाइडिंग पेमेंट, लोडिंग, अनलोडिंग दिस सर्विसेज, ये भी एक नेचुरल बंडल है, क्योंकि बिजनेस प्रैक्टिस में ये सारी चीजें फॉलो होती है। क्लियर? हाउएवर इफ आई से दैट, अगर जो मेरा लेक्चर लेगा मैं उसको अ, एक ट्रिप पर लेके जाऊंगा, ठीक है, अगर मैं ऐसा कहता हूँ, सो क्या ये नेचुरल बंडल है? नहीं, ये नेचुरल बंडल नहीं है, ये आर्टिफिशियली क्रिएट किया हुआ बंडल है। इट मीन्स जबरदस्ती दो चीजों को जोड़ा हुआ, उसको कहते हैं हम आर्टिफिशियली बंडल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक whether your transaction is naturally bundle or artificially bundle. If it is a naturally bundle, then you have to apply the provisions of composite supply, ठीक है, composite supply सेक्शन 8 लगाना है, सेक्शन 8A लगाना है, ओके। यहाँ पर composite supply सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 में डिफाइन किया हुआ है। एंड अगर आपका सप्लाई आर्टिफिशियली बंडल है, जबरदस्ती मिलाया गया, ओके, सो इस केस में आपको मिक्स्ड सप्लाई के प्रोविजन लगाना है, सेक्शन 8B, ठीक है, 8B लगाना है, 8 क्लॉज बी, ओके, नॉट 8 कैपिटल बी, 8 क्लॉज बी। अब सर यहाँ पर एक चीज समझते हैं, कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई में फर्क क्या है? एक फर्क तो समझ में आया, नेचुरली बंडल, आर्टिफिशियली बंडल। सेकंड इंपॉर्टेंट डिफरेंस, द रेट ऑफ टैक्स इन केस ऑफ कंपोजिट सप्लाईज वुड बी दैट ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई, प्रिडोमिनेंट सप्लाई, ओके। अब अगर हमने एयरलाइन का एग्जांपल लिया, तो एयरलाइन के केस में जो ट्रेवलिंग सर्विस पे रेट है, वो पूरा का पूरा रेट लगेगा बाकी सारी सप्लाईज पर, ओके, समझ में आ रही है बात? एंड इन केस ऑफ मिक्स्ड सप्लाई, जो रेट लगेगा, that would be that would be highest rate of tax among that supply. Let us take one example of mixed supply and make this concept very clear. अगर आप गणेश चतुर्थी के लिए कुछ खरीदी करने जा रहे हो, या तो दिवाली का एग्जांपल लो, उसमें आपको एक स्वीट बास्केट मिलेगा, ठीक है, बास्केट में 6-7 अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, जैसे स्वीट, चॉकलेट, कैश्यू, आलमंड एंड मेनी अदर प्रोडक्ट्स, ओके। अब यहाँ पर आप पूरा का पूरा बास्केट एक साथ खरीदते हो, ओके। आपको ये बास्केट एक प्राइस पर मिलेगा, यस और नो? आपको ये बास्केट पूरा एक प्राइस पर मिलेगा, ओके। अब क्या मुझे अगर चॉकलेट खरीदना है, तो मैं अलग से खरीद सकता हूँ? आंसर दो, खुद को पूछो, दिल से पूछो, क्या अलग से मुझे चॉकलेट मिल सकती है? आंसर इज यस, मिल सकती है। क्यों मिल सकती है? क्योंकि उसका एक सेपरेट इंडिपेंडेंट इंपॉर्टेंस है। क्लियर? सो दिस बंडलिंग इज नॉट ए नेचुरल बंडल, इट इज आर्टिफिशियल बंडल, ओके। अगर सेम एग्जांपल को हम एयरलाइन इंडस्ट्री में कंपेयर करें, तो अगर आपको फॉर एग्जांपल मैगजीन रीड करना है, तो आप एयरपोर्ट जाओगे क्या? ट्रैवल करोगे फॉर रीडिंग मैगजीन? नो। व्हाई? बिकॉज द मेन पर्पस देयर वाज टू ट्रैवल, ओके, वहां पर मेन पर्पस ट्रैवल था। मैगजीन तो साथ ही साथ मिल गई, उसको हम कहते हैं एंसिलरी सप्लाईज, ओके। सो इन केस ऑफ मिक्स्ड सप्लाई, वॉट एवर हाइएस्ट रेट ऑफ टैक्स होगा वो लेंगे। समझो कैश्यू पे 0 है, चॉकलेट पर 12 है, स्वीट पर 28 है, सो इन तीनों में हाइएस्ट क्या है? 28। सो पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन वुड बी टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 28%। क्लियर? डन। नाउ ऑन स्क्रीन यू कैन सी दोज टू बॉक्सेस। क्या लिखा हुआ वहां पर? टैक्स रेट, प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, एटसेट्रा विल बी गवर्न्ड एज पर प्रिडोमिनेंट सप्लाई, ओके। तो जो आपका प्रिंसिपल नेचर था, ओके, उसके हिसाब से ये गवर्न होगा। एग्जाम्पल एक लेता हूँ एसी का, ठीक है। अगर एसी आपको मिला है अलोंग विथ इंस्टॉलेशन, एसी इज गुड्स बट इंस्टॉलेशन इज सर्विस, ओके। तो यहाँ पर एसी बीइंग प्रिंसिपल सप्लाई एंड दिस ट्रांजैक्शन बीइंग अ नेचुरली बंडल, यहाँ पर रेट ऑफ टैक्स क्या लगेगा? रेट ऑफ टैक्स क्या लगेगा बताओ? एसी का, ओके, एसी का रेट ऑफ टैक्स लगेगा। क्लियर? यहाँ पर ये ट्रांजैक्शन को क्या माना जाएगा? गुड्स की सर्विस? आंसर इज गुड्स। व्हाई? बिकॉज प्रिडोमिनेंट सप्लाई के हिसाब से अपना ट्रांजैक्शन वेरी कर गया, ओके। समझ में आई क्या बात? क्वेश्चन नंबर 2, whether can AC and installation charges be priced separately? Answer is yes, it can be priced separately, but rate of tax on AC and installation service would be same. अगर AC पे 28% है, तो इंस्टॉलेशन सर्विस पे भी 28% लगेगा। क्लियर है? दिस इज द
This is the essence of composite supply. I hope you are getting this concept clear. So here I have put some guidelines which will help you in determining composite supply and mixed supply. Okay, let us see that. Naturally bundle composites अगर yes है तो composite supply में आ सकता है, अगर नहीं है तो mixed supply में आएगा. Clear? Whether it can be supplied separately, answer is no. कंपोजिट सप्लाई में अलग अलग से नहीं दिया जाएगा. ठीक है, एसी खरीद लिया, इंस्टॉलेशन करना ही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता. ओके, प्लेन में जाना है, ट्रैवलिंग करना ही नहीं है, पर मैगजीन पढ़नी है, ऐसा नहीं हो सकता. बट मिक्स सप्लाई में ऐसा हो सकता है. आपको अगर स्वीट ही चाहिए, चॉकलेट नहीं चाहिए, तो आप लोग खाली स्वीट खरीद सकते हो. ओके, वन इज प्रिडोमिनेंट. यस, in case of airline industry, traveling was a predominant service. Okay, however, in case of chocolates, there was no predominancy. सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस है. किसी को चॉकलेट पसंद है तो किसी को स्वीट पसंद है. ओके, सबको अलग अलग चीजें पसंद है. प्राइस्ड सेपरेटली, यस और नो. इन केस ऑफ कंपोजिट मैंने आपको बताया, एसी का भाव 30,000, इंस्टॉलेशन 2,000. यस, इट कैन हैपन. ओके, हाउएवर इन केस ऑफ मिक्स सप्लाई इट कैन नॉट हैपन. पूरा का पूरा बास्केट आपको एक साथ मिलेगा एट वन सिंगल प्राइस. क्लियर? सप्लाई टुगेदर, यस, दोनों चीजें सप्लाई टुगेदर. एसी अलॉन्ग विथ इंस्टॉलेशन भी साथ में मिलनी है, एंड पूरा स्वीट बास्केट, स्वीट स्वीट देन कैश्यू नट, almond, chocolate, ये पूरा बास्केट भी एक साथ मिलेगा. So this is some determining factors for mixed supply and composite supply. Okay. Now let us glance through some important circulars. Movement of artwork from artist to gallery is not a supply, but it will be treated as supply when the art gallery sells to third party. Clear है क्या? आर्टिस्ट ने गैलरी तक बेचा, नॉट अ सप्लाई, डिलीवरी चलान के अंडर जाएगा. बट आर्ट गैलरी ने जब बेचा, ठीक है, तब वो सप्लाई माना जाएगा. क्लियर? नेक्स्ट, interstate movement of modes of conveyance between distinct person is not a supply unless for further supply. अगर फॉर एग्जांपल मैंने मेरे डिस्टिंक्ट पर्सन जो गुजरात में है उसको मैंने ट्रक भेजा, ठीक है, ट्रक क्यों भेजा? आई कैन सेंड ट्रक फॉर टू रीजन. बेसिकली मेरा रिपेयर का वर्कशॉप गुजरात में, तो मैंने गुड्स जो ट्रक है वो वहां पर भेजी. गुड्स दैट इज ट्रक रिपेयर होके वापस महाराष्ट्र आने वाली है. तो यहाँ पर जो ट्रक का वैल्यू है दैट विल बी नॉट अ सप्लाई, उसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे. और जो रिपेयर मेंटेनेंस होकर के आएगा, दैट रिपेयर मेंटेनेंस पार्ट वुड बी कॉल्ड एज सप्लाई. क्लियर? सेकंड एग्जांपल कैन बी बस. अभी बस में महाराष्ट्र से गुजरात पैसेंजर जा रहे हैं. ओके, महाराष्ट्र से गुजरात पैसेंजर जाने वाले हैं. तो यहाँ पर बस भी जा रही है, पैसेंजर भी जा रहे हैं. तो यहाँ पर जो सप्लाई है दैट विल बी ओनली ऑफ पैसेंजर का टिकट, नॉट ऑफ नॉट ऑफ फुल बस. बस being a mode of transport between two distinct person would not be treated as supply. Clear? Next, GST is not leviable on fees penalty pre-deposit by Consumer Dispute Redressal Commission. जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत जो बनाई गई है, ठीक है, कमेटी, वो अगर प्री डिपॉजिट चार्ज करती है, फीस चार्ज करती है, पेनल्टी चार्ज करती है, उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं आएगा. नेक्स्ट, कैश कॉल्स बाय जॉइंट वेंचर टू परचेज असेट इज नॉट अ सप्लाई. अगर चार लोग मिल करके 100 रुपया निकालते हैं, ओके, एंड जॉइंट वेंचर एक मशीनरी खरीदता है, ओके, सो दिस contribution of 100 rupees by each member would not be treated as supply. However, if one member has that machinery and that machinery is given by that member to joint venture for use and he is recovering some amount, that amount would be called as service. Why? Because here the nature of transaction is of transfer of right to use. Clear? Next, original equipment manufacturer supplying free of cost molds and dies to component manufacturer. अब OEM एंड कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर होते कौन है? ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर. एक एग्जांपल लेकर के करते हैं, बोर्ड पर आ जाओ. अब फॉर एग्जांपल टाटा ने नैनो कार बनाई, बरोबर है, टाटा नैनो. नॉट टाटा इज सेलिंग नैनो, ठीक है, नैनो बेच रही है कार.
सो माय क्वेश्चन टू यू इज, क्या ये नैनो में जितने भी पार्ट्स लगते हैं क्या पूरा का पूरा नैनो बनाता है? आंसर इज नो। आंसर इज नो। ओके। ये क्या करता है टाटा? ये असेंबली करता है। क्या करता है? असेंबली, असेंबलिंग करते हैं ये लोग। सो these आर नॉट ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। अब फॉर एग्जांपल टायर की हम बात करें, तो टायर वो किसी से बनवा करके ले रहे हैं। सो टायर का जो बनाने वाला पर्सन है, ही वुड बी कॉल्ड एज ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। ओके। अब ये जो टायर वाला है, ये टायर वाला, ये टायर का कुछ हिस्सा भी वो आगे बनवा करके लेता है, ठीक है? उसको हम कहते हैं कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर। कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर। ओके। अब यहाँ पर जो OEM है, ये कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर को मोल्ड्स एंड डाइज बेचता है। क्यों बेचता है बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मुझे सिर्फ और सिर्फ 1 मीटर के डायमीटर का, 1 मीटर डायमीटर का ही होना चाहिए टायर, ठीक है? उसका एक कटिंग आता है, कटिंग। तो दिस कटिंग दैट इज मोल्ड्स विल बी प्रोवाइडेड बाय OEM टू कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर। अब इसके बेसिस पे वो आउटर आउटर बना करके देगा, क्लियर है? बाद में आगे का काम ये बनाएगा। सो दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसफर ऑफ सप्लाई ऑफ मोल्ड्स बाय OEM टू कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर। अब क्या ये मोल्ड्स टैक्सेबल है? क्या ये मोल्ड्स टैक्सेबल होंगे? बताओ। Whether these molds would be taxable? Answer is no. Why? Because these are supplied free of cost. ये फ्री में सप्लाई हुए हैं, ठीक है? सो दिस बीइंग विदाउट कंसिडरेशन ट्रांजैक्शन, यहाँ पर सप्लाई नहीं माना गया। ओके। बट इसका जिक्र आगे के 2 चैप्टर में भी आपको करना है, ITC एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पर आपको बहुत ही डिटेल में मैं समझाऊंगा कि ये ट्रांजेक्शन्स एक्चुअली में कैसे होते हैं वैल्यू के साथ, ठीक है? यहाँ पर आपको सिर्फ इतना समझना है, free molds and dies provided by OEM to component manufacturer would not be amounting to supply. Clear है? Okay. Coming back to chart book. Supply of seized, detained or used goods by government to register person. अब गवर्नमेंट ऑक्शन में कुछ गुड्स बेच देता है जो उसने सीज किया हुआ है। ओके। तो यहाँ पर जो पर्सन खरीद रहा है उसको RCM में GST पे करना पड़ता है। नेक्स्ट, एक्टिविटी ऑफ फैब्रिकेशन एंड फिटिंग and mounting of bus body on chassis supplied by other party is composite supply of service with goods. अब यहाँ पर क्या होता है? चेजिस मतलब कि एक नीचे का जो पार्ट होता है, एक डायग्राम बना करके बताता हूँ। कमिंग टू व्हाइट बोर्ड। ये चेजिस है, ठीक है? चेजिस मतलब नीचे का पार्ट। अगर मैं इसको चेजिस कहता हूँ, ये बस का ना नीचे का है, ठीक है? तुम लोग दूसरा कुछ मत समझना इसको। दिस इज अ बस का नीचे का पार्ट। ओके। अब यहाँ पर ना एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है किसी और को, ये जो इसके ऊपर बस का बॉडी बिल्ड करना है, ठीक है? अब सही लग रहा है? अब सही लग रहा है? ओके। सो हियर ही हैज गॉट द कॉन्ट्रैक्ट टू माउंट, माउंट मतलब इसके ऊपर, इस चेजिस के ऊपर इसको फिट करना है। इसको कहते हैं माउंटिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज माउंटिंग। ओके। सो ये जो माउंटिंग किया जा रहा है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम क्या कहेंगे? सो आंसर इज, अगर माउंटिंग का सर्विस ये बस बॉडी के साथ साथ दिया जा रहा है, मतलब बस बॉडी भी बेच रहा है प्लस माउंट भी करके दे रहा है। ओके। बस बॉडी भी इसका है एंड माउंट भी यही करके दे रहा है, देन इट इज कॉल्ड एज सप्लाई ऑफ गुड्स बिकॉज इट इज अ कंपोजिट सप्लाई एंड ये प्रिंसिपल नेचर लग रहा है। क्लियर है? हाउएवर अगर बस बॉडी मेरा है, चेसिस भी मेरा है, मैं क्या करता हूँ? सिर्फ उसको बोलता हूँ भाई माउंट करके दो खाली। सो दिस माउंटिंग वुड बी अमाउंटिंग टू सप्लाई ऑफ सर्विस। क्लियर है क्या? इसीलिए वहां पर लिखा गया केस टू केस बेसिस पर वो डिटरमाइन होगा। क्लियर? कमिंग बैक टू चार्ट बुक अगेन, ये टायर था नीचे का, जो है टायर्स, ये बस का बॉडी है ऊपर का। नेक्स्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। क्या है क्वेश्चन? प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट। इसको मैं बिना एग्जाम्पल के तो मैं बता ही नहीं पाऊंगा, ठीक है? तो आ जाओ व्हाइट बोर्ड पर डिस्कशन कर लेते हैं।
नाउ देयर इज वन पार्टी ओएनजीसी, ठीक है, ओएनजीसी एक पार्टी है। अब ओएनजीसी को इस लैंड पर माइनिंग करना है, ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल ऑयल या जो भी इसको निकालना है, नेचुरल गैस, वॉट एवर इट इज। सो ओएनजीसी को ना इस लैंड पर क्या करना है, माइनिंग करना है। अब ये माइनिंग ऐसे ही चालू कर देगा? नहीं, यहाँ पर उसको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। ओके, सो गवर्नमेंट से यहाँ पर परमिशन मिलेगी। अब यहाँ पर गवर्नमेंट एंड ओएनजीसी को एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना पड़ेगा। ओके, उस कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं हम प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं उसको? प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पर होता क्या, यहाँ पर ओएनजीसी एंड गवर्नमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट में आए हैं जिसमें गवर्नमेंट इज अ लाइसेंसर एंड ओएनजीसी इज अ लाइसेंसी। क्लियर? लाइसेंसी इज रिस्पॉन्सिबल टू इनकर ऑल द कॉस्ट, ठीक है, सबका सब कॉस्ट इसको इनकर करना है फॉर प्रोडक्शन ऑफ दैट मिनरल। ठीक है, जो भी एक्सट्रैक्शन का कॉस्ट है वो किसको करना है? ओएनजीसी को करना है। समझ में आ रही है बात? अब ओएनजीसी ये सारा कॉस्ट इनकर कर रहा है। अब ये जो कॉस्ट इनकर हो रही है, क्या वो ये एग्रीमेंट के तहत हो रही है? आई मीन कि ओएनजीसी इज इनकरिंग कॉस्ट ऑन बिहाफ ऑफ दिस एग्रीमेंट? आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज ओएनजीसी ने खाली लाइसेंस लिया है, काम तो वो खुद ही करने वाला है ना। माना कि कुछ प्रॉफिट शेयरिंग होगा, कुछ जो भी रॉयल्टी या डेड रेंट या जो भी है वो सब देना पड़ेगा, दैट इज ऑल डिफरेंट मैटर। बट क्या मैं ये कहूँ कि ये कॉन्ट्रैक्ट के तहत ये कॉस्ट इनकर हो रहा है? नहीं, कॉस्ट इंडिपेंडेंटली इनकर कर रहा है। ठीक है, कॉस्ट इंडिपेंडेंटली इनकर हो रही है। ओके, बट सिर्फ लाइसेंस गवर्नमेंट ने दिया। सो दिस इज कॉल्ड एज कॉस्ट पेट्रोलियम। दिस इज कॉल्ड एज कॉस्ट पेट्रोलियम। अब ये कॉस्ट पेट्रोलियम जो है वो जीएसटी में टैक्सेबल नहीं है। दिस इज नॉट टैक्सेबल इन जीएसटी। व्हाई? बिकॉज दिस इज नॉट अ सर्विस टू गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट को सर्विस नहीं दिया हुआ है। ओके, दिस इज नॉट अ सर्विस टू जीओआई, सो इट इज नॉट लेवेबल टू जीएसटी। क्लियर है? हाउएवर, अब यहाँ पर ना ध्यान देना, एक इसी एग्जांपल में थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर ओएनजीसी था, अब एग्जांपल ओएनजीसी के हो गया, एंड ओएनजीसी के का मतलब क्या है? देयर इज जॉइंट वेंचर ऑफ ओएनजीसी एंड केवल। यहाँ पर ओएनजीसी प्लस केवल का जॉइंट वेंचर है। ओके, अब ये जॉइंट वेंचर के बेसिस पर, आई मीन ये जॉइंट वेंचर के बिहाफ पर ओएनजीसी इज इनकरिंग, ये जॉइंट वेंचर के बेसिस पर ओएनजीसी इज इनकरिंग। ओके, अब यहाँ पर जो कॉस्ट इनकर कर रहा है ओएनजीसी ऑन बिहाफ ऑफ ओएनजीसी के, दिस इज कॉल्ड एज सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ओएनजीसी टू जॉइंट वेंचर। क्लियर? तो यहाँ पर ये कॉस्ट पेट्रोलियम टैक्सेबल होगा। हाउएवर, सर्विसेज ऑफ कॉस्ट पेट्रोलियम प्रोवाइडेड बाय ओएनजीसी के, ठीक है, ओएनजीसी के जो कॉस्ट पेट्रोलियम इनकर कर रहा है, दैट इज नॉट अ सप्लाई टू जीओआई। ठीक है, ये सप्लाई नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट अ सप्लाई ऑफ सर्विस टू गवर्नमेंट। ओके, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज जस्ट फॉर लाइसेंसर एंड लाइसेंसी के बीच कॉन्ट्रैक्ट है, ये जॉइंट वेंचर नहीं है। जॉइंट वेंचर ये है, तो ये सप्लाई माना जाएगा इधर। ओके, क्लियर है क्या? दिस ट्रांजेक्शन इज वेरी क्लियर। एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, सुखदेव का क्वेश्चन था, आईटीसी के चैप्टर में मैंने क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है। इट इज आस्क्ड इन, आई कैन से नवंबर 19 में पूछा था ये क्वेश्चन। ओके, डन। दिस इज डन। नाउ टैक्सेबिलिटी ऑफ एडिशनल और पेनल इंटरेस्ट। अब दो ही पॉइंट बचा, 9 एंड 10, एंड जो नीचे वाला है 11, ये हम लोग रिफंड के टाइम पर देखेंगे। ठीक है ना? टैक्सेबिलिटी ऑफ एडिशनल और पेनल इंटरेस्ट। अब समझ लो कि आपको मोबाइल लेना है ईएमआई पर। ठीक है, दो ऑप्शंस है, दो ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर वन, ऑप्शन नंबर वन, आप लोग मोबाइल को ईएमआई पर लो, मोबाइल ऑन ईएमआई। ठीक है, मोबाइल को ही ईएमआई पर लिया। ऑप्शन नंबर टू, पहले लोन ले लो, उस लोन से मोबाइल ले लो, एंड देन आप लोग लोन का ईएमआई पे करो। ठीक है, दिस आर द टू ऑप्शंस। लोन लिया कैश में या बैंक से, देन उस लोन से मोबाइल लिया,
एंड देन हम EMI पे कर रहे हैं, ठीक है। दिस आर द टू डिफरेंट ऑप्शंस। नाउ द क्वेश्चन हियर अराइजेस दैट अगर आपने EMI डिले किया तो जो एडिशनल इंटरेस्ट जो चार्ज होने वाला है, ठीक है, EMI के डिले होने पर जो एडिशनल इंटरेस्ट चार्ज होगा, क्या उसके ऊपर GST आएगा या नहीं आएगा? सो आंसर इज, अगर आपने मोबाइल EMI पर लिया है, ध्यान से सुनना, अगर आपने मोबाइल को EMI पर लिया है, अगर आपने मोबाइल को EMI पर लिया है, देन इन दैट केस आपका जो एडिशनल इंटरेस्ट है, पेनल इंटरेस्ट हम उसको कहते हैं, एडिशनल इंटरेस्ट ऑन delayed payment of EMI, delayed payment, this would be liable to GST. Why? Because this is a composite supply, ठीक है। यहाँ पर गुड्स अपना मेन नेचर है, अपना ट्रांजैक्शन लोन का नहीं है, यहाँ पर मेन ट्रांजैक्शन मोबाइल का है, क्लियर है। हाउएवर इन केस ऑफ सेकंड केस इट वुड नॉट बी टैक्सेबल टू GST। व्हाई? बिकॉज जो मैं डिले कर रहा हूँ, जो मैं डिले कर रहा हूँ वो लोन का इंटरेस्ट डिले कर रहा हूँ, क्लियर है। ओके, व्हाट इज लोन? लोन इज अ ट्रांजैक्शन इन मनी। सो अपना मेन ट्रांजैक्शन ही एग्जाम्प्ट है, तो उसका इंटरेस्ट भी एग्जाम्प्ट होगा एज पर सीरियल नंबर 27 ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 सेंट्रल टैक्स रेट। क्लियर है, डन, ओके। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 10। अब पॉइंट नंबर 10 क्या है, ध्यान से सुनना। अगर कोई चैरिटेबल एंटिटी है, इफ देयर इज अ चैरिटेबल एंटिटी, एंड यहाँ पर मैं हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ना इन लोग को कुछ डोनेशन दिया, क्या दिया? डोनेशन दिया। अब डोनेशन देने का दो पर्पस हो सकता है, ठीक है, दो पर्पस हो सकता है। एक तो कमर्शियल गेन, कमर्शियल गेन मतलब मेरा जो फोटो लगेगा उस चैरिटेबल ट्रस्ट में, उसके नीचे लिखा रहेगा केवल मोता IDT प्रोफेसर, ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल, ये लिंक है, ठीक है, यहाँ पर सर्च करो मिलेगा। तो दिस इज कॉल्ड एज कमर्शियल गेन पर्पस। ओके, यहाँ पर कमर्शियल गेन हो रहा है, मतलब मैं जो इनको पैसा दे रहा हूँ, इट इज टेकिंग द कलर ऑफ एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय चैरिटेबल एंटिटी टू केवल। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, ये डोनेशन ने क्या कलर लिया? एडवर्टाइजमेंट सर्विस का कंसिडरेशन। ओके, सो हियर चैरिटेबल एंटिटी वुड बी लायबल टू पे GST ऑन दिस कंसिडरेशन रिसीव्ड। क्लियर? अगर कमर्शियल गेन है तो लायबल टू पे GST। हाउएवर अगर मैंने दिल से दिया, बोला कि भाई सबका भला हो, चैरिटेबल ट्रस्ट बहुत अच्छा काम करता है, ले लो पैसा, तो यहाँ पर फिलांट्रॉफिक, ठीक है, फिलांट्रॉफिक, फिलांट्रॉफिक मीन्स नो कमर्शियल गेन, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, समाज सेवा करना है बस। तो यहाँ पर मेरा कोई ऐड नहीं हो रहा है। तो जो डोनेशन मैंने दिया है इस केस में, ठीक है, इन दिस केस देयर विल बी नो लेवी ऑफ GST ऑन चैरिटेबल एंटिटी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पैसा मिल रहा है चैरिटेबल ट्रस्ट को, ठीक है, दैट इज नॉट फॉर प्रोवाइडिंग एनी सर्विस, दैट इज जस्ट एज इट इज इन नेचर। कोई बिजनेस का, बिजनेस के लिए नहीं मिल रहा है, ना ही कुछ चैरिटेबल ट्रस्ट ने दिया है जिसके कारण उसको पैसा मिल रहा है। सो हियर इट विल नॉट बी लेविएबल टू GST। क्लियर है क्या? नॉट बी लेविएबल टू GST। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड एंटायर चैप्टर वेरी नाइसली। आपको सब पॉइंट्स मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, एंड हमने पूरा डिटेल में डिस्कशन किया है अलॉन्ग विथ एग्जाम्पल्स, ठीक है। I hope you are enjoying these sessions. If you are doing so, please do comment on the videos. It is a motivating factor for me. Okay. आप लोग का कमेंट्स आता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, एंड आई फील वेरी मच पॉजिटिव टू अपलोड more and more videos. Okay. Thank you so much. Stay tuned.